हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर बैंकिंग सीरीज के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूएशन वीडियो है। जो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता क्या है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उनकी लिक्विडिटी के ऊपर। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम लोग वही समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको दिख रहा होगा। और अगर आपने मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फैक्टर्स दैट लीड्स टू एनपीए। दो फैक्टर्स होते हैं, पहला एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जनरली बैंक के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स पूरी तरह से बैंक के कंट्रोल में होते हैं और वो कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए बैंकों को। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग सब समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इनइफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब इनइफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में अलग से बैंकों का कोर्ट होना चाहिए जो अभी एस्टैब्लिश हो रहा है। अभी जैसे आपने सुना होगा कि बैंक ऑम्बड्समैन है जो एक तरह से बैंकों का कोर्ट ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना इफेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कि कोई भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो चलती ही जाती है। तो लोगों को ऐसा लगता है और बैंकों को भी ऐसा लगता है कि वहाँ से हम लोग को क्विक रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है। तो हमारी जो बैंकिंग ट्रिब्यूनल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे देश का जो ट्रिब्यूनल है या कानून है, उनका जो सोच है वो क्या है कि 10 गुनहगार छूट जाए चलेगा पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा और एक्चुअली यही सिद्धांत पे हमारा कोर्ट चलता रहता है। इसकी वजह से भी हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या कोर्ट की जो डिसीजन मेकिंग है बहुत डिलेड रहती है कि हाँ भाई कोई बेगुनाह हो उसको सजा ना मिल जाए। लेकिन इसके आड़ में बहुत सारे गुनहगार जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, या तो ज़्यादा कोर्ट एस्टैब्लिश करो, या फिर हमारा जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जो फास्ट प्रोसीडिंग्स हो, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी बीच में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कितनी चलती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सज़ा जितनी जल्दी होगी या फिर उस जो बैंक के पैसे फंसे हैं, जो एनपीए हो गए, उसको वापस लाने के लिए प्रोसीडिंग जितनी जल्दी होगी उतना बैंकों को भी अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम लोग और बैंक लोग दोनों यही सोचते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, और उसमें बहुत सारी बार कभी बैंक का नुकसान होता है, कभी पार्टीज का नुकसान होता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग हमारा जो ट्रिब्यूनल है जो इनइफेक्टिव हो गया उसको इफेक्टिव बनाएं। दूसरा है विलफुल डिफॉल्टर्स। ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा इनइफेक्टिव ट्रिब्यूनल है उसका बाय प्रोडक्ट है क्या चीज़? विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है पेमेंट करने की, रीपेमेंट करने की, ईएमआई भरने की, लेकिन वो जानबूझ के ईएमआई नहीं भरते। वो बोलते हैं इंडियन कोर्ट सिस्टम है ना, हमको बचा ही लेगा। कहने का मतलब उनको लूप होल्स पता होते हैं, किसके? कोर्ट्स के या फिर इंडियन लीगल सिस्टम के। जिसको लूप होल्स पता है तो वो लूप होल्स का फायदा उठाना भी जानता है। तो ये ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो विलफुल होते हैं। विलफुल मतलब जानबूझ के रीपेमेंट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा समझ लो कि ड्रॉबैक है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको अच्छे से सज़ा नहीं मिलती, या फिर हमारी जो सज़ा है वो इतनी कड़क नहीं है कि वो लोग को डर पैदा हो कि नहीं हमको पैसे देने चाहिए। तो ये विलफुल डिफॉल्टर्स बहुत खतरनाक होते हैं जो पेमेंट की कैपेसिटी होते हुए भी पेमेंट नहीं करते हैं। तीसरा, नेचुरल कैलेमिटीज। ये प्रॉब्लम है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैंने अगर लोन लिया है तो मैं रीपेमेंट करना चाहता हूँ और बैंक को भी समझ में आ रहा है कि मैं रीपेमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई ऐसा रीज़न आ गया जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसकी वजह से मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया या बिजनेस में पैसा इतना अर्न नहीं कर पाया, तो मैं रीपेमेंट करूँगा कैसे? तो इसको बोलते हैं नेचुरल कैलामिटी। जैसे फ्लड्स आ गए थे केरला में, तो उसकी वजह से जो बहुत सारे लोन चल रहे थे, फिर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा कि हाँ भाई हम आपके बिहाफ पे रीपेमेंट कर देंगे। तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? गवर्नमेंट पैसा देती है टैक्सेस में से, और टैक्सेस कौन भरता है? मैं और आप ही तो भरते हैं। तो इन शॉर्ट उनका जो बर्डन है, जो जिसने लोन लिया है उनका जो बर्डन है जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आया है, उसका बर्डन कौन बेयर कर रहा है? मैं और आप, या हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं। तो
ये दिक्कत है नेचुरल कैलेमिटीज की, तो इसमें कंट्रोल किसी का नहीं होता ऑफ कोर्स। और ऐसे लोगों के लिए नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करते हैं, उसके लिए तो कोई मना करेगा भी नहीं। जो मैं हूँ, आप हो, और बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, और उनको पता है कि थोड़ा पैसा है नेचुरल कैलेमिटी से लोगों को बचाने के लिए यूज़ होता है, तो उनको भी खुशी होती है। लेकिन दिक्कत हमको तब आती है जब ऐसा ही पैसा करप्शन में यूज़ होता है, तो दिक्कत यहाँ पे। तो नेचुरल कैलेमिटीज एक और रीज़न है जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट होते हैं। जो आता है इंडस्ट्रियल सिकनेस, पूरी इंडस्ट्री सिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री जो बहुत बूम पे थी, हमने सोचा कि और भी आगे ग्रो होने वाला है, उसके हिसाब से हमने लोन ले लिया, बहुत सारे लोन ले लिया, और समझ लीजिए कोविड आ गया, इसकी वजह से वो पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, 2019 तक मैं कुछ लग रहा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, हुई भी। लेकिन जैसे 2020 का इफेक्ट आया कोविड का, कोविड-19 का इफेक्ट 2020 से शुरू हुआ था, जैसे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा, टूरिज्म इंडस्ट्री एक तरह से बंद हो गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने, जिसने बहुत सारा लोन ले लिया था 5 स्टार होटल बनाने के लिए या बड़े बड़े लग्जरीज रिसोर्ट बनाने के लिए, वो रिसोर्ट खाली रह गए, पर उनका लोन तो चल ही रहा था, तो पूरी इंडस्ट्री क्या हो गई, सिक हो गई। तो ऐसे टाइम पे भी उनके पास रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती, और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, एनपीए क्रिएट करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। आगे लैक ऑफ डिमांड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से कम हो जाती है। ये किसके रीजन से हो सकता है, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड पहले बहुत ज़्यादा थी अचानक से कम हो गई। जैसे कोई हैंडमेड प्रोडक्ट होता है, तो हो सकता है हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी लेटेस्ट मशीनरीज आ गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया, तो हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। अब जैसे ही कम हुई, हमको तो पता नहीं था ऐसा होने वाला है, किसी को प्रेडिक्शन तो होता नहीं है कि कल को क्या होने वाला है, क्योंकि चेंजेस नियम है दुनिया के, और ऐसा कोई चेंज आ गया जिसको हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था बिजनेस में, और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, तो क्या करेंगे हम लोग, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो बिकेगा कैसे, बिकेगा नहीं, तो जो हमने लोन लिया उसका ईएमआई हम लोग नहीं भर पाते हैं। तो एक और रीज़न है लैक ऑफ डिमांड, और उससे भी बड़ा रीज़न है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई बार जो गवर्नमेंट कोई चीज़ को फेवर करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है, तो वो चीज़ें जो जिसको पहले फेवर कर रहे होते हैं वो अचानक से बदल जाती है। आपने देखा हो तो बदमाश कंपनी देखी होगी आपने शायद, अगर देखिए तो उसमें 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया। जैसे 1991 के रिफॉर्म्स आते हैं, उन लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब पहले वो बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन नए रिफॉर्म्स आए, नई पॉलिसी आई, उसकी वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया। तो ऐसी दिक्कतें आती, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया। तो उन्होंने अगर लोन लिया होता तो वो लोन को रिपेमेंट कैसे करते, और वो वही वापस विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं। नुकसान किसका होगा, बैंकों का भी होगा, और बैंकों का नुकसान होता है तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बैंकों को नुकसान होगा तो इंपैक्ट मेरे और आप जैसे और इस जैसे इंसान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बर्डन किसके ऊपर आता है, लास्ट में हमारे ऊपर ही। सिंपल है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स जो बैंक के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन बैंक की लापरवाही की वजह से या फिर बैंक की अलर्टनेस ना होने की वजह से एनपीएस क्रिएट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है डिफेक्टिव लेंडिंग प्रोसेस। देखिए व्हाट डू मीन बाय डिफेक्टिव लेंडिंग प्रोसेस। बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो हमेशा ये देखता है कि ये इस बंदे को जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसके बाद रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है या नहीं। तो बैंक का ये नियम है कि उसी बंदे को पैसे दो जिसके पास रीपेमेंट करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक ऐसे लोगों को लोन दे देता है जिसमें रीपेमेंट की कैपेसिटी होती नहीं और वो रीपेमेंट नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि वो पहचान वाला होता है या फिर क्योंकि वो मैनेजर को अच्छे से जानता होता है, तो मैनेजर उसको इजीली उसका लोन पास कर देता है। दैट इज इंटरनल मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है, या फिर उन्होंने जो स्ट्रिक्ट जो उनके मेजर्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए होते। कई बार कस्टमर उसको पागल बना देता है या फूल बना देता है कि हाँ भाई हम लोग रीपेमेंट कर देंगे, और नकली डॉक्यूमेंट दे देता है। और बैंकों को मोस्ट ऑफ केस में पता होता है कि डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि हाँ भाई मैं तो अपनी तरफ से कोशिश की थी और चेक किया था, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया। तो इसका मतलब क्या है, लेंडिंग प्रोसेस का सही होना जरूरी है। इसकी वजह से आज की डेट में केवाईसी जैसी चीजें चालू हो गई है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन होंगे सबके। मतलब सारी जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी बैंक को पता होगी कि आपने पहले लोन लिया था वो टाइम पे चुकाया है कि नहीं चुकाया, वो देखना पड़ेगा। वो अगर चुकाया होगा तो ही देंगे, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग लेंडिंग प्रोसेस जो हमारा था, जो बैंकों का था, वो डिफेक्टिव था। तो वही लिखा हुआ है, पहला आपको दिख रहा होगा इनइफेक्टिव या डिफेक्टिव लेंडिंग प्रोसेस। दूसरा आता है इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए आज की डेट में अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और
हम लोग देखते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन, या आपको भी फ़ोन आते होंगे फ़ोन कि सर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने टाइम पे बैंक लोन हर एक ईएमआई चुका दी है, इसकी वजह से हम आपको नया लोन दे रहे हैं, ऐसा आपको फ़ोन आता ही होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो रेंडमली फ़ोन करते थे और उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो लोग जज कर पाए कि कौन पर्सन टाइम पे लोन चुकाता है और कौन नहीं चुकाता। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसी थी, सबके पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास थी और वो भी सोर्स सही नहीं होते थे। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हर एक जन को पता है, मतलब मेरे को और आपको सबके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन बैंकों को या कंसर्न पर्सन जो बैंक लोन दे रहा है उसको पता है आपकी हिस्ट्री के बारे में कि आपने पहले लोन लिया है कि नहीं लिया। और ऐसी एजेंसी भी है जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती है, आपका रेटिंग चेक होता है कि हाँ भाई सिबिल, आपने नाम सुना, सिबिल रेटिंग होती है जो बताती है कि हाँ भाई आपको कितना लोन मिल सकता है। वो किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे और पास्ट हिस्ट्री के बेसिस के कि हाँ भाई आपने पहले लोन लिया था तो चुकाया था या नहीं चुकाया था। तो पहले टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और इसमें भी बहुत सारी गुंजाइश है कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी साउंड होगी उतना एनपीए कम होगा। तीसरा, इम्प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो इसको ये फुल फॉर्म होता है स्वॉट का। तो बैंकों की जवाबदारी बनती है कि वो स्वॉट एनालिसिस देखे कि बिजनेस को लोन दे रहे तो बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या और थ्रेट्स क्या है, उनको कंसिडर करने के बाद ही वो लोन देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बैंक स्वॉट एनालिसिस करते नहीं है। जब स्वॉट एनालिसिस नहीं करते तो हमको पता नहीं है बिजनेस के एक्चुअली स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। ये ज़रूरी है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर ये भी आता है कि बैंक अगर लोन दे रही है तो टाइम टू टाइम उसके उसकी जो जिस बिजनेस को लोन दिया है उसके बिजनेस को विजिट करे। टाइमली विजिट करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा लिया है बैंक का वो सही जगह पे यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्यों ये देखना भी जरूरी है, वो भी स्वॉट एनालिसिस का पार्ट ही है। लेकिन बैंक ये सब करती नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोन डिस्पर्स करने तक ही सीमित हो जाता है। ये देखना नहीं होता कि टाइम पे लोन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ज़रूरी है कि हर एक डिपार्टमेंट जो बैंक के जो लोन डिस्पर्स कर रहा है वो भी और जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो भी, वो दोनों तालमेल में रहे और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव बैंक के लिए हो, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ना हो। फोर्थ, पुअर क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम बहुत जरूरी है कि अप्रेज करें। अप्रेजल सिस्टम मतलब एनालाइज करना चाहिए कौन सा क्लाइंट अच्छा है, कौन सा क्लाइंट अच्छा नहीं है, कौन सा क्लाइंट ने टाइम पर रिपेमेंट कर दिया है, वो भी देखना जरूरी। तो अप्रेजल मतलब एनालाइज करना कि कौन से कस्टमर अच्छे हैं, कौन से कस्टमर बैंक के लिए अच्छे हैं, कौन नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरेट करेगा और कौन परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड एसेट जनरेट करेगा। क्योंकि बैंक हमेशा लोन से नहीं, लोन के इंटरेस्ट से कमाती है। तो जरूरी है कि वो ऐसे कस्टमर ढूंढे जो टाइम पे रीपेमेंट करे, जो कस्टमर के लिए भी अच्छा होगा और बैंक के लिए भी अच्छा होगा। तो उसको एनालाइज करना, अप्रेजल करना बहुत जरूरी होता है, जो कई बार बैंक्स नहीं कर पाती। उनके करप्शन की वजह से, उनके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग बराबर से एनालाइज नहीं करते। उनको अपने टारगेट्स फुलफिल करने होते हैं, इसकी वजह से ये नहीं देखते कि किस पर्सन को लोन दे रहे हैं। टारगेट अचीव करने के लिए वो गलत पर्सन को भी लोन दे देते हैं। और लास्ट में मैनेजरल डेफिशिएंसी, सबसे बड़ी रीजन जो एनपीएस होता है, जिसके यही केस हुआ था नीरव मोदी के केस में भी मैनेजरल डेफिशिएंसी की वजह से हुआ था कि उन्होंने लोन लिया था तो बैंकों ने जो उनके स्टाफ थे उसने उसको फोड़ लिया था। मतलब बैंकों के स्टाफ इन्वॉल्व थे उसकी चीज के अंदर। तो जरूरी है कि हम लोग देखें कि मैनेजमेंट में कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, मैनेजमेंट में कोई कमी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा ये होता है घर का जो भेदी होता है वही लंका ढाता है। तो बैंक के भी जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो मेन सीनियर बिजनेसमैन होते हैं उनको लालच दी जाती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से कि तू मेरा लोन पास करवा दे, तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। अगर तेरे को समझ नौकरी से निकाल भी दिया जाता है तो भी इतने पैसे लाइफ टाइम तेरे को मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो लालच में आके बैंकों का बुरा कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते वो बैंकों का बुरा नहीं कर रहे, मेरे और आप जैसे लोगों का भी बुरा कर रहे हैं। क्योंकि बैंक का पैसा मतलब हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा। क्योंकि जब बैंक डूबती है तो गवर्नमेंट रेस्क्यू करने आती है, और गवर्नमेंट रेस्क्यू किससे करती है, हमारे पैसों से करती है, और वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम लोग, आप बोलोगे सर मैंने तो कभी दिया नहीं गवर्नमेंट को इस नाम पे पैसा, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो पेट्रोल भराने के लिए तो वहां से भी पैसा जा रहा है कहाँ पे, वो जो बैंक का पैसा लेके भाग गया है उसको बचाने के लिए, बैंक को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है। कैसे, इन्फ्लेशन के फॉर्म में।
महंगाई बढ़ गई है, वो पैसा जा रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे जेब से ही जा रहा है, हम ही बचा रहे हैं बैंकों को, गवर्नमेंट बचा रही है ऐसा बोल रही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बचा रही, गवर्नमेंट के पास पैसा हम ही देते हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैनेजरल डेफिशिएंसी, जो मैनेजमेंट के एंड से गड़बड़ होती है, वो लालच में आके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बैंकों का ग्रोथ नहीं देखती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या थे फैक्टर्स जो लीड करते हैं एनपीए की तरफ, और आप अच्छे से लिख पाएंगे। पूरी तरह से पढ़ने का जरूरत नहीं होती। देखिए, आपको बहुत ज़रूरी है कि इमेजिनेशन देखना, मैं जो आपको विजन दिखा रहा हूँ वो देखना कि कैसे लिखना है। आप पूरी तरह से बुकवॉर्म बनने की जरूरत नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं देखता हूँ एनालिसिस में तो ज़्यादातर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। ऐसा मत करो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनने में, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बाय।